हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज 13वां सेट का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का पहला सवाल देखने जा रहे हैं। आई होप कि आप सबों को सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा और जितने सेट किए होंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होंगे, यानी कि जो लोग अगर लगातार नहीं देख रहे हैं तो शुरुआत से सारे सॉल्यूशंस देखें। मैं पहला सवाल इसका लेता हूँ। सवाल पहला है कि यदि 10 वस्तुओं का क्रयमूल्य 7 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है कि भाई लाभ होगा कि हानि होगा। तो सीधा लिखेगा 10 वस्तुओं का सीपी बराबर लिखेगा 7 वस्तुओं का एसपी। और जैसे ही सीपी और एसपी लिखेंगे तो यहां पर से डायरेक्ट बराबर लिख दिए। 10 वस्तु का सीपी बराबर 7 वस्तु का एसपी। सीपी और एसपी का अनुपात हो जाएगा 7:10। 7:10। और ये लाभ हो रहा होगा 3 रुपया 7 में। 3 रुपया 7 में होता है, आपको पता है 1/7 को 14.2/7% कहते हैं। तो 3/7 को 14 तिया 42 और 3 दूनी 6, यानी कि 42.6/7 इसका आंसर होगा। अगले, और ये लाभ या हानि ये केयर कर लेना है। यहां पर क्या हो रहा है, सीपी है आपका 7 रुपया और एसपी है, तो प्रॉफिट वाला में जाएगा ये, यानी कि 42.6/7। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है 2 साइकिलों में प्रत्येक 3990 रुपए में बेची गई, एक पर 5% लाभ होता है और दूसरी पर 5% हानि होता है। ऐसे में और बोलता है कि कुल लाभ या हानि पूरे सौदे में क्या हुआ। तो इस रियल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अनुपात से निकाला जा सकता है। ये रियल का कोई मतलब नहीं। आप ऐसा नहीं कि सीपी निकालने लगे। देखिए, जब 5% लाभ और 5% हानि, यानी दोनों बराबर हो रहा हो और एसपी बराबर हो, यानी प्रत्येक को बराबर में बेचा जाता हो, एसपी बराबर हो और लाभ और हानि का प्रतिशत का ये जो मान है वो बराबर हो, तो सीधा 5 - 5 प्लस, यानी कि हानि वाला के लिए माइनस में आओ, लाभ वाला के लिए प्लस में 5 × 5/100 करिए। ये रिजल्टेंट वैल्यू होता है जो पूरे सौदे में हुआ होगा। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों का जो मान है ये बराबर होना चाहिए। यदि एसपी बराबर है तब, नहीं तो चेंज जाते हैं। मैं जब इसमें डिस्कस करता हूं, सवाल टाइप्स क्लास करवाया होऊंगा तो उसमें डिस्कस करूंगा या करेंगे। यहां पर हो जाएगा माइनस में, है ना, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा। 5×5 = 25, 25/100, यानी कि माइनस में, यानी 0.25 माइनस में परसेंट का मतलब होता है कि हो जाएगा क्या, हानि। 0.25% लॉस हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है ए, उसके 4 घंटे बाद बी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। मतलब ए पहले चल गया, ए चला है कहां से, शुरुआत से, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है ये, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और 4 घंटा जब चल जाता है तब उसका पीछा करता है कौन, बी, जिसका चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पीछे से चलता है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। प्रारंभिक स्थान से मान लो कि यहां से देखो चला, तो जब तक बी चला तो 4 घंटा बाद चला है। 4 घंटा में ए जो चल गया होगा, सो 4 के हिसाब से 4 घंटा में चला होगा, 4 चौका 16 किलोमीटर चल गया होगा, सही है। और यहां पर पहुंच गया होगा, तब बी पीछा करना शुरू किया होगा। ए पहुंच गया होगा यहां पर। अब सवाल है कि सर बी पीछा कर रहा है ए का, और इनके बीच की दूरी कितना हो गया, 16। 16 को पकड़ने के लिए बी को 10 के चाल से चल रहा होगा बी, और 4 के चाल से चल रहा होगा ये, यानी 6 के चाल से पकड़ रहा होगा। और 6 के चाल से अगर पकड़ता है तो आपको पता है टी घंटा या टी समय में पकड़ लेगा। टी घंटा में पकड़ लेगा, तो यहाँ 16/6 घंटा में पकड़ लेगा। ये समय तो ये हो गया। सवाल है कि सर कितना दूरी पर पकड़ेगा। बी पकड़ लेगा 16/6 घंटा में, क्योंकि इसको पकड़ना कितना है, 16। ये 6 कहां से, सॉरी 6 नहीं बल्कि 4 से, 10 - 4 के हिसाब से टी समय में ये पकड़ेगा,
समझ पा रहे हो, 10 के चाल से जा रहा था और 4 के चाल से, तो यहां पर 6 लिखिएगा, वही था लेकिन आपको ये सापेक्ष चाल लिखा था, ये समझने वाली बात है। रिलेटिव स्पीड, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पीछा कर रहे होंगे तो रिलेटिव स्पीड लिखाएगा, और एक ही चाल में पीछा कर रहे हैं तो चालों का अंतर होगा, इसीलिए 6 लिखे थे, 6t, और यानी कि t बराबर यहां पर कितना हो जाएगा 16/6, और 16/6 हुआ तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, यानी कि 8/3 घंटा में ये धर दबोचा होगा किसको, ए को, कहीं आगे जाके। सवाल ये नहीं है कि कितना घंटा में पकड़ लिया, सवाल ये है कि कितना दूरी तय करने पर पकड़ा प्रारंभ से। तो प्रारंभ से बी चला है 10 के चाल से और कितना देर में पकड़ा है 8/3, तो बी प्रारंभ से दूरी, प्रारंभ से कौन चल रहा है, बी, और कितना घंटा में पकड़ा है बी। हाँ, ये आगे में ये भी पकड़ा है लेकिन 4 घंटा पहले से चल रहा था, तो मैं क्या करूंगा ना कि बी शुरू से चल रहा है कितना के चाल से, 10 के चाल से, और कितना घंटा में पकड़ा है 8/3 घंटा में, तो मैं प्रारंभ से दूरी निकालूंगा और लिख दूंगा 10 के चाल से 8/3 घंटा में, 10 × 80/3, और 80/3 होगा, सो 26 बार में कटता होगा और कुछ डेसिमल वाला होगा, तो 26 का एक ही ऑप्शन ही है। समझ पा रहे हैं? और समझ में आ रहा होगा, ये लगभग आपका जो है सो 26 के करीब आएगा, तो मैं 26 ये कर लिया। आपको ये डिस्टेंस है किलोमीटर में, निकाल के देखेंगे, ये आएगा 26.7। अगला बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल अगला है, जैसा कि आपको पता है कि आज मैं ये जो क्लास है रिकॉर्ड कर रहा हूं पहले ही, चूंकि शाम को मैं रह नहीं रहा हूं, क्लास में छुट्टियां हैं, तो मुझे पूरा यकीन होगा कि मैं ये सोचा कि आज सुबह ही डाल दूं वीडियो या फिर सुबह ही रिकॉर्ड कर लूं, तो ये सुबह रिकॉर्ड किया गया होगा। थोड़ा सा तेजी से अगर है तो उसको आराम से वीडियो को स्लो करके देखें। बढ़ता हूं सवाल की तरफ। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 30 के चाल से चलती हैं, 58 के चाल से चल रही है। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, फिर देखो 2 ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, अगर 2 वस्तु एक ही दिशा में मूव करेगा तो सापेक्ष चाल निकलेगा, कभी भी पीछा कर रहा है या जो भी है। धीमी गति से चलने वाली यानी 30 वाली में बैठा एक व्यक्ति, धीमी गति से चलने वाली में बैठा एक व्यक्ति तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करता है। व्यक्ति किस ट्रेन में बैठा हुआ है? व्यक्ति तेज गति से चलने वाली ट्रेन में बैठा हुआ है। अगर तेज गति से चलने वाली ट्रेन में बैठा हुआ है व्यक्ति, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस ट्रेन में बैठा हुआ है व्यक्ति वो सामने वाले ट्रेन को ऑब्जर्व करेगा, यानी लंबाई उसका निकलेगा जिसमें व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। व्यक्ति बैठा हुआ है किसमें? एक व्यक्ति तीव्र गति से चलने वाली में बैठा हुआ है। यदि तीव्र गति से चलने वाली में बैठा हुआ है, इसका मतलब यह है कि लंबाई निकलेगा तो धीमी गति वाला का निकलेगा। अब बोल रहा है कि 18 सेकंड में पार करती है, तो तीव्र गति की वाली ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है? किस में बैठा हुआ है? धीमी गति चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूं, किस में बैठा हुआ व्यक्ति? धीमी गति चलने वाली रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। व्यक्ति तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करता है। यानी कि यहां पर बात है कि स्पष्ट नहीं किया है, दोनों में व्यक्ति बैठा दिया है। यहां पर प्रश्न को किसी एक ट्रेन में व्यक्ति बैठा होना चाहिए था, जो कि क्या कह दिया है? दोनों ट्रेन में बैठा, तो थोड़ा दिक्कत है। किसी एक में, याद रखिए इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना है, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी गति नहीं निकल के सामने वाले की निकलता है। अगर ये पूछा है तीव्र गति वाली ट्रेन की लंबाई, तो इसका मतलब कि तीव्र गति वाली ट्रेन की लंबाई पूछा है, यानी धीमी गति वाले में बैठा होगा, तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी में नहीं बैठा होगा। रेलगाड़ी को, तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। धीमी गति वाले में बैठा हुआ होगा तब तीव्र गति वाला का निकलेगा, और अगर धीमी गति वाले में बैठा होगा तो तीव्र गति की लंबाई कैसे निकलेगा? 58 - 30 के चाल से किस में बैठा हुआ होना चाहिए व्यक्ति? धीमी वाला में, तब सामने में जो ट्रेन होगी यानी कि तेज गति वाले की लंबाई निकलेगा। और पूछ रहा है वही, तो सापेक्ष चाल इससे पार करेगा कितने देर में? 18 सेकंड में। ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 कर दीजिएगा तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, और 18 से गुना कीजिएगा तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। किसकी? लंबाई उसकी निकलेगा जिसमें व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, यानी कि तीव्र वाली गति का। इसमें दोनों में
ये दोनों में लिख दिया है ना, इसका मतलब गलत है थोड़ा। तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन, तो इसकी लंबाई निकलेगा, ट्रेन की लंबाई कितना निकल जाएगा आपको, ये 5 3 18, ये आ गया 18 से 18, 18 25, यहां पर आ जाएगा 20, सॉरी ये मिलेगा 28 गुने 5/18, 28 25, आप जो भी काट के आएगा आपका आंसर होगा, ये 8 5 40, 140। देखिए इसमें थोड़ा त्रुटि क्या है, ये आदमी किसी एक ही ट्रेन में बैठा होना चाहिए, याद रखिएगा, जिसमें बैठा हुआ होगा उसकी लंबाई ना निकल के सामने वाली ट्रेन की लंबाई निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल दे रखा है किसी 32 लीटर अल्कोहल वाले विलय में 12% जल था, 26 लीटर अल्कोहल उड़ जाता है, तो शेष विलय में जल की प्रतिशत मात्रा क्या है। 32 लीटर अल्कोहल वाले एक विलय में कितना जल था, 12%, और 26 लीटर अल्कोहल उड़ जाता है। देखो उड़ रहा है क्या, अल्कोहल, तो बैलेंस किसको करेंगे, वाटर को। पहला वाला में वाटर कितना, 12%, दूसरे वाला में 26 लीटर अल्कोहल उड़ जाता है, तो 32 में से 26 गया, 32 में से 26 गया, 6 लीटर ही बचा, और 6 लीटर जो बचा उसमें पूछ रहा है शेष विलयन में जल की प्रतिशत, तो X% आप मानिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस उसको करते हैं जो नहीं बदला है। क्या नहीं बदला है, अल्कोहल उड़ रहा है, इसका मतलब विलयन में जल कांस्टेंट है, तो यहां पर वाटर का प्रतिशत लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अल्कोहल चेंज हो रहा है, वाटर का परसेंटेज मान लेंगे X, और देखेंगे कि पहले कितना मिश्रण था, पहले 32 था, लेकिन उसमें से 26 लीटर मिश्रण उड़ गया, सॉरी एक अल्कोहल उड़ गया, तो उस अल्कोहल उड़ने से जो बचा हुआ मात्रा है मिश्रण में 6 लीटर है, और इस तरह से जो निकलेगा बेहद आसानी से एक लाइन में निकलेगा, 6 दूना 12, 32 दूना 64%, आपका आंसर हो जाएगा 45 का A। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि नवीन का 8 महीने का औसत मासिक खर्च 210 रुपये है, तथा अगले 4 महीने में 250 रुपया। यदि उसने उस वर्ष 1500 रुपये की बचत की तो उसकी मासिक औसत आय क्या है। नवीन 8 महीने का औसत मासिक खर्च 210 रुपया करता है, तथा अगला 4 महीना 250 के रुपये से खर्च करता है। यदि उसने उस वर्ष 1500 रुपये की बचत की तो मासिक औसत आय क्या है। बहुत आसान है आपका, देखिए क्या कह रहा है, 8 महीना में कमाया है 210 के हिसाब से, यानी कि इतना कमाया, और 4 महीना में कमाया है 250 के हिसाब से, इतना कमाया, ये इतना खर्च किया है, ठीक है। और बचत कितना किया उसने, इतना की बचत की, और बचत कितना किया, बचत किया 1500 का टोटल। इसका मतलब कि टोटल आय जो होगा सो खर्च प्लस बचत होगा। ये पूरा मासिक खर्च कह रहा है, और इतना रुपया की उसने वर्ष में बचत की, यानी पूरा वर्ष में 8 4 12 खर्चा हुआ इतना, ये देखो 8 4 12 1 साल हो गया, और 1 साल का बचत है, यानी पूरा जो है आय वो 1 साल का है। अगर मुझे निकालना है कि मासिक आय, औसत मासिक आय निकालना है, तो पहले 12 से भागा इसमें टोटल दे देना होगा। तो जो भी कैलकुलेट करके आएगा 12 से भागा देकर वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर जो भी है फ्रैक्शन में आएगा 61 है, 168 और प्लस 25 चौका 1000 प्लस 1500 जोड़कर कितना आ रहा है, जरा बताएंगे आप लोग, जोड़कर कितना आ जाएगा 4180, और एक और जीरो होगा क्या, देख लीजिए, 0 0 नहीं, 4180 बटा 12, 12 से काटिएगा, बरतियई 36 बरचौं 48 बरतियई 36, एक ही ऑप्शन में है ही, तो 3 से लगने वाला यानी कि ऑप्शन होगा बी आंसर इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि खाद्य पदार्थ का मूल्य 10% बढ़ जाता है, अनुपभोक्ताओं की वस्तुओं का मूल्य भी खाद्य पदार्थ पर 10% बढ़ता है, अन्य उपभोगों पर भी बढ़ता है 15%। यदि किसी कर्मचारी के खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोक्ताओं पर वस्तुओं पर खर्च था 2:5, देखिए पहले खर्च क्या रहा है 2:5, किस पर, खाद्य पदार्थ पर और फिर अन्य वस्तु पर।
अन्य पर 2:5, इसमें बढ़ोतरी हो गया 10% और इसमें बढ़ोतरी हो गया 15%, और उसका वेतन 3500 रुपया हो तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह पहले के स्तर पर ही उपभोग कर सके। ये 3500 से कोई लेना देना नहीं है। 3500 रुपया, अच्छा 3500 रुपया उसका वर्तमान वेतन है, तो कितना बढ़ाना होगा। सबसे पहले देखिए कि खर्चा बढ़ गया कितना, 2% और 15%, यानी कि 7 में टोटल कितना परसेंट बढ़ गया, तो मैं मान लेता हूं कि 1% बढ़ा। तो डायरेक्ट मेथड से आप क्या कीजिए, 10 दूनी 20 बढ़ा है और 15 पचे 75 बढ़ा है, यानी कि 7x आपको टोटल खर्चा होना चाहिए। मान लिया कि अब यहाँ पर 1%, तो डायरेक्ट मेथड एक तरीका है कि अगर बढ़ता है तो औसतन वृद्धि निकाल लेना है आपको इससे, कि औसतन एक पूरा रुपया में पूरे खर्च जो 7 रुपया था पहले का, देखो पहले खाद्य पदार्थ पर खर्च 2 रुपया है, फिर कितना है अन्य पर 5 रुपया, और टोटल मिला के खर्च कितना हो रहा था 7 रुपया, लेकिन इस पे बढ़ गया 10%, इस पे 15%, तो ओवरऑल कितना 1% वृद्धि होगा। तो आप क्या कीजिए कि डायरेक्ट इसको निकाल लेना है कि ओवरऑल का इधर का गुना कर दीजिए, इधर गुना कर दीजिए, डायरेक्ट यहां पर मिलेगा 95.7, इतना परसेंट की क्या होगा वृद्धि हो जाएगा, किसमें, उनके खर्च में। तो जब खर्च में वृद्धि हो गया तो आय में भी वृद्धि करनी होगी, कितने रुपए की, तो 3500 का निकाल दीजिए सीधा, 3500 3500 का निकालिए, 95/7